सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 2022 के पेपर की और हम 80 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, और एनालाइज करेंगे उन क्वेश्चंस को। सी, पहला क्वेश्चन है आपसे, हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, लो क्लाउड हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन emanating from the अर्थ सरफेस एंड thus cause वार्मिंग इफेक्ट। अगर मैं आप लोगों के लिए इसको हिंदी में देखूं तो उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं और भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। सेकंड है, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन का प्रभाव होता है। ठीक है, आप देख लो वार्मिंग इफेक्ट में क्या उन्होंने दिया हुआ है हिंदी में आपको। तो सी, अब अगर मान लो कि वैसे तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ से क्लाउड्स। सबसे पहले अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो ज्योग्राफी में हम क्लाउड्स पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये टॉपिक आपको नहीं आता। बट सपोज करो कि आप एग्जाम में गए हो, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि कई इजी दिखने वाले टॉपिक्स भी हम नहीं करते। तो देखो यहाँ पे बात कर रहा है वो हाई क्लाउड्स की, और वो बोल रहा है कि वो क्या रिफ्लेक्ट वो करता है, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है लो क्लाउड्स की, हाई ऑब्जॉर्प्शन करता है इंफ्रारेड का रेडिएशंस का, और बेसिकली एक किस्म से वार्मिंग इफेक्ट डालता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट है, दोनों में आपको हाई क्लाउड और लो क्लाउड की बात कर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर आपने बिल्कुल नहीं किए तो पॉसिबिलिटीज है कि यूपीएससी ने दोनों को चेंज कर दिया हो, इंटरचेंज कर दिया हो। क्योंकि ये आप जब पीवाईक्यूज देखोगे ज्योग्राफी के, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर मान लो अगर यहाँ पे ऑप्शन होता दोनों ही मान लो हाई क्लाउड से रिलेटेड होते, तो ऑब्वियस सी बात है एक ठीक होता एक गलत होता। बट उन्होंने दिया है एक लो क्लाउड एक हाई क्लाउड। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपको नहीं आता तो आपको कैसे खेलना है, कि यूपीएससी ने मतलब ये टेंडेंसी हो सकती है कि हाई क्लाउड की जगह लो क्लाउड और लो क्लाउड की जगह हाई क्लाउड उसने दिया हो, तो नन ऑफ द अबव उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, बट वैसे भी कॉमन सेंस को लगाओ, कॉमन सेंस की बात आप यूज करो कि जितने भी आपकी जो भी वेदर फिनोमिना होता है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, यानी शोभ मंडल में आप होते हैं। तो लो क्लाउड जो बारिश होती है बेसिकली वो किससे होती है, लो क्लाउड से होती है। क्यों? क्योंकि वही आपके किस्म से जो बिल्कुल डार्क ग्रे कलर के या फिर ब्लैकिश कलर के क्लाउड होते हैं, निम्बो क्लाउमस क्लाउड होते हैं, तो वो आपके लो क्लाउड होते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से जब आप एनालिसिस पार्ट पे जाओगे तो आपको क्या समझ में आता है कि आपको पता होना चाहिए क्लाउड्स। तो तीन तरीके के क्लाउड्स होते हैं, हाई मिडल और लो। ठीक है, कि निम्बो क्लाउड्स में जाओगे तो लो क्लाउड आते हैं, सीरस जाओगे तो आपके हाई क्लाउड आते हैं, अल्ट्रो जाओगे तो आपके मिडल वाले क्लाउड्स आते हैं। ठीक है, तो तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, उल्टे हैं एक दूसरे के। ओके, तो ये हो गया। अब मान लो, तो इसका आंसर हो जाता है डी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 84। अब देखो इसमें तीन स्टेटमेंट है, तीन फैक्ट दिए हुए हैं यूपीएससी ने। ठीक है, तो ये वो चीज होती है, अगर मान लो कि आपको पता है बिल्कुल एक का भी तो फिर आप रिस्क लो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इस तरीके का क्वेश्चन छोड़ दो। आप हमेशा नहीं कह सकते कि आपको करने ही करने, क्योंकि अगर आप देखोगे इसने बोला गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, फैक्ट है। अगर फैक्ट देखा जाए तो फैक्ट वाली स्टेटमेंट तो गलत होती है ना। केरला हैज अ फुली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फैक्ट है। गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर वोल्टेनिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, फैक्ट है। अब क्या करोगे, अब देखो जो गोवा का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि गोवा में तो नहीं सोलर मतलब लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो है वो आपका गोवा में तो है नहीं। बट जब मैंने क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश की थी उस टाइम पे, तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि केरला में हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज फुली सोलर, तो ये मुझे पता था। इसका मतलब ये फैक्ट ठीक है, तो ये तो पता है कि ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती। अब या तो ये होगी या ये होगी। ठीक है, लेकिन तीनों फैक्ट है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आप फैक्ट है, तीनों फैक्ट है, तो किस पे जाओ? अगर मेरे को बी पता था तो बी ऑप्शन उसका लगाओ। ठीक है, फिर देखते हैं, मे बी सम टाइम गलत हो सकता है, ठीक हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब जब मेरे को पता था कि तीनों में से एक तो मेरे को पता है कि ये है, और लार्जेस्ट सोलर पार्क मुझे ये गुजरात में नहीं है ये भी पता था। ठीक है, बट फिर भी मेरा कहने का मतलब है अगर एक भी पता है तो खेलो 50-50 आता है, नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए बने होते ताकि आप उन्हें छोड़ दो। सारे सो के सो थोड़ी अटेम्प्ट करेंगे, कुछ तो छोड़ेंगे भी ना।
आप देखो क्वेश्चन नंबर है 82 आपका क्या कहता है। इसमें आपसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देखो यहाँ पे 3 है तो तीनों में से आपको ये पता चल गया कि आपको 1 एंड 2 3 वाला तो है नहीं। ठीक है, फैक्ट है। देखो अब क्या कह रहा है। बिडी बिडी इज अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट कीनिया। अब उसने बोला है कि बीडी बीडी कोई सेटलमेंट है जो कि नॉर्थ वेस्ट कीनिया में है। क्या है? फैक्ट है। फैक्ट है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगा लो, आईआर का क्वेश्चन लगा लो, किसी का भी लगा लो। अगर आप लोकेशन लगाओगे तो आपको लगेगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वैसे देखोगे तो कीनिया की बात कर रहा है तो आप सोचोगे आईआर का क्वेश्चन है। ठीक है, बट मुझे लगता है दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि आईआर करने के लिए भी आपको लोकेशन की जरूरत है, ज्योग्राफी की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखो उसने बोला है कि ये फैक्ट है, यानी लोकेशन फिक्स कर दी उसने कि ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। तो मे बी ऐसा हो सकता है जैसे आपने देखा था जो गुची के का क्वेश्चन आया था और हिमालयन रेंज में, तो आपने ये चीज देखी थी कि उसमें आपका क्या था कि नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट था, लोकेशन चेंज है। तो याद रखो लोकेशन है, फैक्ट है, तो लोकेशन से यूपीएससी खेल सकता है। मे बी ऐसा हो नॉर्थ ईस्ट कीनिया में हुआ तो क्या करोगे आप? साउथ वेस्ट में भी हो सकता है, साउथ ईस्ट में भी हो सकता है। इसका मतलब ये लोकेशन है, फैक्ट है, इसको मान के चलो कि गलत है। ठीक है, एक सेकंड, इसको मान के चलो गलत है। अब बच जाता है आपका सेकंड और थर्ड। इसमें देखो ये क्या कह रहा है, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बुड़ीबाड़ी। कुछ जो पीपल है जो साउथ सुडान, अब ये एक रिफ्यूजी सेटलमेंट है अगर, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ तो लोग आए होंगे यहाँ से। फिर कुछ लोग हैं जो वो आए यहाँ सोमालिया से, अब वो यहाँ पे रह रहे हैं। सम पीपल, जब यूपीएससी सम की बात करता है तो दैट मीन सम में हम क्या लगा के चलते हैं, अगर एक भी आया है तो हम लगा के चलते हैं। ठीक है, और आप कैसे डिसाइड कर सकते हो किसी जगह पे कि वहां से कोई बंदा नहीं आया होगा। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक होती है। तो आप क्या मानोगे, 2 एंड 3 को हम ठीक मानेंगे और 1 स्टेटमेंट को हम क्या मानेंगे, गलत, क्योंकि वो क्या है, आपकी बिल्कुल फैक्ट है। ओके, चलो अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सॉरी 83। क्या कहते हैं, विच ऑफ द अबव आर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट की कौन कौन से मेंबर है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सारी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं पढ़ के जा सकते, ऐसा मतलब क्या है। बट देखो इसमें आप क्या है कि अगर मान लो आपको ये पता हो कि क्रोएशिया जो है, यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यूज में एक स्टेटमेंट दी थी, आई थिंक 2019 में दिया था, जिसमें यूपीएससी ने क्रोएशिया एक टॉपिक दिया था, जिसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे कि कौन सी मैच है। ठीक है, तो यानी कि क्रोएशिया यूपीएससी के पहले ऑप्शंस में आ चुका है, दोबारा आया तो आपको पता होना चाहिए था कि क्रोएशिया की लोकेशन टर्किश स्टेट के अंतर्गत ये नहीं आते बल्कि मेडिटेरियन सी में आती है। तो यहाँ से आपको ये पता होता कि ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब आपका ऑप्शन बन गया, बच गया 1 2 4 2 5। इसका मतलब जो है 2 तो है ही है। ठीक है, अजरबैजान तो है, लेकिन अर्मेनिया, क्या अर्मेनिया है? क्या रोमानिया हो सकता है? इनके लिए आपको ना बेशक से और ये ना पता हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बट सम हाउ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी लोकेशंस पे आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 एंड 5। और वैसे भी देखो यार, टर्किश यानी कि मुस्लिम वो लग रहा है, तो जैसे जैसे मान लो कि नाम से पता चल रहा है उज्बेकिस्तान, तो ये भी समहाउ ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट होगा। अब 5 तो ऑप्शन में आएगा, अगर 5 आएगा तो 2 के साथ 5 आए, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं ध्यान देना, आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि समटाइम आपके ऑप्शंस भी आपके आंसर कराते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 85। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और लॉ कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, तो कौन सी स्टेटमेंट होती है। पहली कह रहा है कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टेब्लिश द ब्रीच ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स मेजर फ्रॉम बेसलाइन डिटरमाइंड अकॉर्डिंग विद द कन्वेंशन। यानी सीधी बात है, अगर मान लो ये आपका सपोज करो आपका साउथ इंडिया है, तो यहाँ से अगर आप 12 किलोमीटर जाते हो तो ये आपका टेरिटोरियल सी होता है ना। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए। शिप्स ऑफ ऑल द स्टेट वेदर कोस्टल और लैंड लॉक्ड एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। ठीक है, टेरिटोरियल सी से ऑब्वियस ही बात है, सबको राइट मिलता है तभी तो आप जाओगे ना। अदरवाइज इंडिया अगर मान लो आप यहाँ राइट नहीं देगा जो आपके पास स्टेट आते हैं, तो फिर शिप कैसे जाएंगे। या फिर कोई भी कंट्री, मलक्का सी हो गया या मतलब जितने भी स्टेट आते हैं आपकी, मलक्का स्टेट, तो वहीं से आपको इनोसेंट पैसेज मिलता है। ओके,
थर्ड कह रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये कहाँ तक आता है, शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से फिर 200 नॉटिकल माइल तक क्या आ जाता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। फ्रॉम द बेसलाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी, इसमें से इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट ठीक है। और ये आपको तुक्के पे नहीं खेलना है, ये क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। तो आप नहीं पता तो जाके देखो टेरिटोरियल सी में आप कहाँ तक जाते हो, कहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, कौन सा फ्री एरिया होता है। जो आप मान लो टेरिटोरियल सी में जैसे इनोसेंट पैसेज का आपको राइट मिलता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी कंट्रीज के क्या राइट्स होते हैं, टेरिटोरियल सी वाले एरिया जो आता है यानी अप टू 12 नॉटिकल मीन्स किसी कंट्रीज के क्या राइट होते हैं, कहाँ पे जाके वो क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन से सी में जाके या कौन से जोन में जाके वो रिसोर्सेज को फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। ओके, सी क्वेश्चन नंबर आपका आता है 86। Which one of the following statement best reflect the issue with Senkaku Island? Sometime mention in news. Senkaku Island बहुत न्यूज में रहता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, it is generally believed that they are, ये जनरली माना जाता है कि दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय ए कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। मेड बाय ए कंट्री, कौन सी कंट्री, खत्म। ए परमानेंट अमेरिकन, एक परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस है has been set up to help Taiwan to increase their defense capabilities. नहीं, यूएसए और चाइना भाई। दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर देम एज नो मैंस आइलैंड, ये कौन होते हैं, सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम देम, गलत है। सिनकाकू आइलैंड क्या है आपका, चाइना और जापान। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तब भी, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तब भी, आपने आईआर पढ़ा है तब भी, ये आपको क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88, रीजन मेंशन इन न्यूज और कंट्री। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, करेक्टली मैच पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऑल ऑफ द फोर पेयर ठीक नहीं होंगे, यूपीएससी इतनी जहमत नहीं उठाएगा। दूसरा ओनली वन पेयर, अब वो इतनी भी मेहनत नहीं करेगा भाई, तीन गलत दे दे। ओनली वन पेयर हो सकता है अगर मान लो यूपीएससी ने दिया होता है यहाँ पे करेक्टली की बजाय नॉट करेक्टली मैच, तब हो सकता है, देन इट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही मान के चलने की दोनों गलत है। बट जब मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मैंने कैसे किया था कि मुझे पता था कैटेलोनिया जो है वो आपका इटली में नहीं आता, स्पेन में आता है, जस्ट बिकॉज कि ये एक पीवाईक्यूज था 2019 में पूछा गया। आई थिंक क्रोएशिया वाला जो था जो हमने देखा था अभी टर्किश स्टेट वाला, वो वाला ऑप्शन 2013 का था, और जो कैटेलोनिया वाला है वो 2019 का था, ठीक है। तो मे बी एक्सचेंज थे वो ईयर, बट ये पता था। लेकिन जब मैंने किया था तो मैंने क्या सोचा था कि अगर मान लो कि कैटेलोनिया स्पेन का है तो मे बी हो सकता है कि काबो डिलागो वो इटली का यूपीएससी ने एक्सचेंज कर दिया, और मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे मारा था और ये ठीक निकला था, मतलब ऑप्शन ठीक था। हालांकि ये ठीक नहीं था क्योंकि उसमें एनाटोलिया टर्की में आता है, अम्हारा इथोपिया में आता है, लेकिन जब मैंने इसको बाद में देखा था तो ये आपका मोजाम्बिक में आता है आई थिंक, तो ये स्पेन, ये मतलब इटली में भी नहीं आता, तो ऐसे मेरा वो निकल गया था। इन क्वेश्चन का एक ही फायदा है कि अगर आप तुक्का लगा के करते हो तो आपका आंसर आता है तो ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता फिर भाड़ में जाए कि आपने कौन सा माना है कौन सा नहीं माना, ठीक है। लेकिन जब एनालिसिस पार्ट कर रहे हो तो आप देखो चारों को कि कहाँ कहाँ पे है, पर इसका नुकसान भी है यार कि जो गलत मान के लगाते हैं उनका तो ठीक हो जाता है ना। अनफेयर अटेम्प्ट 89th, विद रेफरेंस टू इंडिया लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप तीन स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों में ये देख लो कि यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ भी ऑल ऑफ द वो वाला सीन है नहीं। तो यहाँ पे देखो पहला क्या कह रहा है, वाइल्ड एनिमल आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ना हो तो सब मार देंगे, कोई नहीं छोड़ेगा भाई, ठीक है। पहली ऑप्शन पहला स्टेटमेंट ठीक है, इसका मतलब ये भी गया ये भी गया, अब ये गया, दो और तीन बचता है। और when a wild animal is declared protected such animal are entitled for equal protection, जब वो मिलता है प्रोटेक्टेड एरिया में और आउटसाइड, ऑब्वियस ही बात है यार, अगर मान लो कोई भी है वाइल्ड एनिमल है जिसको प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया गया है, अगर वो बाहर मिले प्रोटेक्टेड एरिया के तब भी या अंदर मिले क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब वो प्रोटेक्टेड है यानी उसको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 2 ठीक है, इसका मतलब 3 अपने आप गलत हो जाता है। एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकम ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग, नहीं भाई इस बात का सिर्फ खतरा होना मतलब ये वो नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा हो कि आप पे जान मार के खतरा है, अगर मैं आपको लिए हिंदी में भी पढ़ दूँ तो एक सेकेंड देखो
किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। अगर मान लो को सिर्फ आपको ये डर हो कि हमें ये बंदा मार देगा, तो मतलब आप पुलिस के पास जाओ कंप्लेन करने के लिए कि हमें ये मार देगा, इसलिए आप इसको पकड़ लो या मार दो। तो ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं। तो वही जानवरों के साथ क्यों करोगे? जो काम आपको अपने साथ अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए ना, अपने पे अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 87, अब देखो ये कंट्री है इंपॉर्टेंट रीजन। जब मैंने इस पेपर को ट्राई करने की कोशिश की थी तो मैंने इसको क्या किया था, मुझे सिर्फ ये पता था ऑल ऑफ द, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें सोच लो भाई दो में से कौन सा होगा, तो लगा दो ओनली टू, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है। बट क्या है, इसका आंसर है ओनली 3 पेयर। पर ये क्वेश्चन ना छोड़ने वाले भी होते हैं। अगर मान लो आपको बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्ट है, यार आप देखते जा रहे हो न्यूज़पेपर में, तो करो तो ठीक है। लेकिन समटाइम मतलब ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि वो इसलिए बने होते ताकि आप छोड़ दो। हमेशा चैलेंज भी नहीं करना चाहिए। बच्चों ने बहुत चैलेंज किया भाई 2022 में, तभी 2023 के पेपर में वाट लगा दिया यूपीएससी ने। Certain species of which one of the following organisms are well known as cultivator of fungi? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि भले आपको नहीं पता बट आप थोड़ा आइडिया हम लगा सकते हैं। अगर मैं इसको आपको हिंदी में भी आपको पढ़ूं, तो निम्नलिखित में से किसी एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। देखो अब ये ना मतलब आइडियाज लगते कैसे हैं। अगर आप पीवाई क्यूज देख रहे होगे तो यूपीएससी ने स्पाइडर से रिलेटेड, क्रैब, कॉकरोच, इनका यूपीएससी को क्या करना है, ये क्वेश्चंस नहीं पूछता यूपीएससी, पर इनसे रिलेटेड इनके अराउंड क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी। ठीक है, तो वहां से आपको थीम्स निकल के आती है। जब थीम्स समझ में आती है तो समझ में आता है यार कॉकरोच से का ही क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, क्रैब से क्या मतलब है। तो आपका सबसे ज्यादा मतलब सबसे सही आंसर जो लग रहा है वो यहाँ पे आंट आंसर लग रहा है। ठीक है, अब भैया अगली बार आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को याद कर लो और क्या ही मतलब हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 91, समटाइम्स ऐसे क्या कहें, साइट ऑफ अशोकास मेजर एडिक्ट और लोकेशन ऑफ द स्टेट पूछा हुआ है। अब वही बात है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि करेक्टली पूछा है, नॉट करेक्टली नहीं पूछा, ये भी नहीं होगा। बचते फिर से वही है 2 और 3। वैसे क्या है, आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जाओगे आप 2 पे जाओ, 3 पे मत जाओ, आंसर आपका ठीक होगा, 99% ठीक होगा, कम पे जाओ। ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं। धोली ओडिशा में है, बिल्कुल है। इरागड़ी आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल है। और ये ऐसे भी नहीं है कि आप इनको ये बोलो कि अगर हमें नहीं आता तो ये आने चाहिए भाई, क्योंकि अशोका के रॉक एडिक्ट्स हैं यूपीएससी अशोका से, सॉरी, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। जोगौड़ा मध्य प्रदेश नहीं, कलसी कर्नाटका नहीं, ये कहाँ पे आ जाता है आपका, उत्तराखंड साइड आ जाता है। ये कहा जाता है आपका उड़ीसा में आता है, तो इसका मतलब है 2 सही है, ऑब्वियस सी बात है। फिर जैसे 94 देखो, योगा वशिष्ठा वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपती ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो मेरे को उस टाइम इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं पता था। मैंने सिर्फ क्या लगाया था, ये देखा था कि जैसे मान लो देखो ये है योगा, योगा वशिष्ठ, योगा वगैरह, मतलब थोड़ा सा हिंदुइज्म की तरफ कौन जाता था, तो मतलब योगा ये समझ देखने में ये लग रहा है कि यार ये मतलब हिंदुओं से रिलेटेड चीज है, और उसको पर्शिया में ट्रांसलेट कराया, तो भाई इतनी सहमत औरंगजेब तो उठा नहीं जरा। हुमायूं का टाइम तो कोई टाइम था ही नहीं, बचता है शाहजहां और अकबर, दोनों में से ज्यादा कौन सा वो लगता है, अकबर, तो इसलिए आंसर लगा दिया अकबर, तो वो आपका हो गया था ठीक। अब आपको पता होना चाहिए ये, अगर यूपीएससी ने दे दिया समटाइम करेक्ट वो मैचिंग वाले क्वेश्चन में दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, किंग डायनेस्टी हाउ मेनी पेयर आर करेक्टली मैच, ऑल ऑफ द 4, नहीं, ओनली 1 नहीं, फिर बचोगे आप 2 और 3 में। ठीक है, मुझे इतना पता था, भोज भोज के बारे में पता था, राष्ट्रकूटा नहीं है परमारा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है आपका, नागभट्टा है, गुर्जर प्रतिहार है, ये ठीक है, ये पता था। अब इनके बारे में मुझे नहीं पता था कि भाई ये ठीक है नहीं है, फिर मैं किस पे जाऊंगी, मैं तो सिर्फ ओनली 2 पे ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे करना है ये क्वेश्चन तो मैं ओनली 2 पे ही जाऊंगी। ठीक है, आगे बात समझ, क्योंकि ये हिस्ट्री है, कम पे जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 95, अब आप सोचोगे कम पे ज्यादा पे, क्योंकि भाई अगर आप मान लो पीवाई क्यूज करोगे तो उससे आपको ये चीजों का आइडिया लगेगा कि हिस्ट्री में जो है आपने देखे होंगे, तो देखोगे अगर आपने किए होंगे या फिर आप करोगे तो आप ये चीज एनालाइज करोगे। अगर ऐसे ऑप्शन है तो यूपी आप हिस्ट्री करते हुए कम पे जाओगे। अगर यही क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बेसिकली मैं कहूँ एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, तो आप मैक्सिमम पे जाओगे, मतलब ज्यादा पे जाओगे।
देखो 95 क्या कहता है, वर्ल्ड सेकंड टालेस्ट स्टैचू इज सिटिंग इन द पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो रामानुजा की टीचिंग के बारे में ठीक है। द बेस्ट मीन ऑफ साल्वेशन वाज डिवोशन, वेदास आर एटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड होली अथॉरिटेटिव। तो रामानुजा के बारे में पता होना चाहिए। तो यार लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वर एसेंशियल मींस फॉर द हाईएस्ट ब्लिस। अगर मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी पढ़ दूं एक आधा क्वेश्चन, तो देखो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, रामानुज। वैसे तो देखने में ही लग रहा है कि यही ठीक है। वेद शाश्वत है, आत्मा प्रतिष्ठित है, पूर्णता प्रमाणिक है। कोई माने ना माने भाई, जरूरी थोड़ी है। तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। तर्क संगत युक्तियां हिंदी में देखो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हाईएस्ट ब्लिस के मीन थे। किसी को अच्छा लगता है तर्क करना? साल्वेशन, अगर मान लो आपको, आप कुछ मान रहे हो, कोई आपसे तर्क करने बैठ जाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये तर्क वाला तो हो ही नहीं सकता। साल्वेशन वाज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन। साल्वेशन जो है, आप मेडिटेशन ध्यान से के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया कौन सा है? ध्यान कर लगाने में मेहनत करनी पड़ती है। सबसे मतलब आसान कौन है? साधन भक्ति। किसी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो, तो वही है। तो रामानुजा तो कम से कम यही मानते थे। क्वेश्चन नंबर 96, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल। तो इसमें आपको सोमनाथ के बारे में बताना कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सारी सही होंगी, नहीं होंगी लगा के चलो, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लो इसमें से कौन सी है। सोमनाथ इज वन ऑफ द, देखो यहाँ पे इसने एक नहीं बोला, ओनली नहीं बोला, इसने बोला वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा। होगा, अगर नहीं पता तब भी मान लो वन ऑफ द है तो होगा भाई। A description of Somnath temple was given by Alberuni। मुझे नहीं पता दिया कि नहीं दिया है। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल was done by प्रेसिडेंट। ये देखो यहाँ पे इसने बता दिया कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है। क्या पता किसी और ने की हो तो, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाती है स्टेटमेंट। इससे मतलब आपको ये समझ में आता है। देखो दो चीजें, एक तो डिस्क्रिप्शन है गिवन बाय अल्बरूनी। इतनी डिस्क्रिप्शन दी होंगी यार, किसी ने तो दी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब है प्राण प्रतिष्ठा वाला ऑप्शन गलत है। तो ये 1 और 2 वाला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि उसमें फिक्स कर दिया उसने। क्या पता आपके प्रेसिडेंट ने ना करी हो, किसी और ने करी हो, तो वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कोई और हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देखो संगम पोएम आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू द मेटीरियल कल्चर, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नोन टू संगम पोइट। तो ये सही है। संगम पोएम हैज नो रेफरेंस, नो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, दोनों लिखी जाती है, पोइटिक भी और वॉरियर वाली भी लिखी गई है। संगम लिटरेचर रेफर टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। नहीं भाई, इरेशनल नहीं मानते हैं। संगम पोएम आर डिवॉइड ऑफ एनी और रेफरेंस ऑफ द मटेरियल कल्चर। नहीं, दोनों चीज मानते हैं, ठीक है। ओके, अब आपको संगम मतलब संगम से क्वेश्चन पूछ रहा है बार 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 बार, तो उसको पढ़ो, उसको समझ में आना चाहिए आपको। Which one of the following statement best describe the role of the B cell and T cell in the human body? ह्यूमन बॉडी में पूछा है बी सेल टी सेल के। तो भाई ये तो उस टाइम पे करंट अफेयर और कोरोना वोरोना के चक्कर में बहुत चले थे, पर देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एनवायरमेंटल एलर्जी। अच्छा, दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। अगर मैं हिंदी में भी पढ़ूं तो वो शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती है। शरीर में पर्यावरणीय प्रत्युर्जकों, भाई एलर्जी की मतलब वो देख रहे हो हिंदी, हिंदी वालों है क्या है ये। अगर एलर्जी ना लिखा होता तो यहाँ पे क्या समझ में आता है आपको। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, दे एक्ट एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट, यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आपको क्या है, प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती है, और वे शरीर को रोग जनों द्वारा होने वाले रोगों से बचाते हैं। अब कोरोना के टाइम पे ऐसा ही तो था, आपको क्या करना था, प्रोटेक्ट था। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, बी सेल टी सेल, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट ज्यादा सही लग रही है, ठीक कर दो उसको। क्वेश्चन नंबर 98, देखो 1 2 3 स्टेटमेंट है, कौन सी करेक्ट है। इसने खुद ही नहीं बताया, इसने खुद ही बोला सारी स्टेटमेंट गलत, मतलब सॉरी सारे स्टेटमेंट ठीक नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, गलत होती है, कि नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में। क्यों नहीं करते भाई,
बचा क्या? इसका मतलब 3 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 3 आपकी करेक्ट है। यहाँ से आपको जब पेपर अटेम्प्ट करते हो और एक क्वेश्चन क्या है, देखो कौन सी स्टेटमेंट कॉमन है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही एनालाइज कर रहे हो तो पढ़ो। सेकंड कहता है नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक। सम कितनी वो देखते हैं हम एडवर्टीजमेंट और ये सारी चीजें देखते हैं इस पे कि कितनी वो यूज हो रहे हैं कॉस्मेटिक्स में। तो ऑब्वियसली बात है स्टेटमेंट नंबर 2 ठीक है, 2 ठीक है, तो 2 और 3 ठीक है। नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। ठीक है, सम है अनसेफ हो सकते हैं, ऑब्वियसली बात है हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, डीएनए बार कोडिंग कैन बी ए टूल टू। डीएनए बार कोडिंग किसके लिए हो सकता है? अगर हिंदी में बार कोडिंग की देखिए क्या हिंदी है तो ओके ठीक है, चलो यहाँ तो बार कोडिंग मतलब बार कोडिंग ही दे रखा है। ओके, देखो ये क्या करता है, इसने बोला तीनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है, हम भी मान के चलते तीनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, ओके। पहला, दिस इज द एज ऑफ ए प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल की एज निकलती है डीएनए बारकोडिंग से। देखा है आपने कभी कि आप उसकी एज निकाल सकते हो? मैंने तो कभी नहीं देखा, कभी सुना नहीं इसके बारे में। ठीक है, डाउटफुल है। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक। ऑब्वियसली बात है हमारा डीएनए अलग है, तभी मैं ऐसे दिखती हूँ, आप कैसे दिखते हो? आप ज्यादा सुंदर दिखते हो। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक होते ही ये गया, ये गया, ये ठीक है। ओके, 2 ठीक है। अब या तो 1 या तो 3। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल एंड प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड। ऑब्वियस ही बात है, तो यानी कि स्टेटमेंट 2 एंड 3 आपकी करेक्ट है, और एसेस करता एज ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। तो अब आपको डीएनए बारकोडिंग टॉपिक याद कर लेना है, पढ़ लेना है इसको। Consider the following. Excess of which of the above in the environment is acid rain? ये भी यूपीएससी पीवाईक्यूज का ही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक 2013 का ही है जहां तक मुझे याद है, बट मे बी आई एम नॉट करेक्ट, मतलब हो सकता है ना। तो यहाँ पे पता है आपको एसिड रेन में कौन से आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 2 एंड 4। अभी भले ही एनवायरनमेंट का यहाँ मैक्सिमम पे मत चले जाना, क्योंकि ये तो पीवाईक्यूज है, और एसिड रेन के लिए आपकी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड दो ही आती हैं जो मेन आते हैं। ठीक है, तो अब हो गए हैं हमारे सो क्वेश्चन, यानी 2022 वाला पेपर जो है वो पूरी तरीके से हमने सोल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पेपर है, ट्राई करेंगे कि हम 2023 वाला क्वेश्चन कर ले, पेपर कर ले। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो इससे पहले की वीडियोस जाके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।